हेलो क्लास 10th। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 है ना, यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 6। आपको ये 7 दिए हैं, 6 अटैम्प्ट करने हैं 30 वर्ड्स में। ओके। वॉट मेड लैंचो एंग्री। वॉट मेड लैंचो एंग्री मतलब लैंचो गुस्सा क्यों हो गया है, उसे किस बात ने गुस्सा दिलाया है, कैसे हो गया। तो Lancho was angry because he had demanded 100 pesos and he got only 70 pesos. आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Lancho wrote a letter to the god. In this letter he asked for 100 pesos and he got only 70 pesos. So he was angry. What does courage mean to Mandela? According to Mandela, courage is victory over fear. Courage is the victory over fear. Okay. Question number 3. Why was the young seagull afraid to fly? The young seagull was afraid to fly because he thought that his wings would never support him. उसने सोचा that his wings would never support him. Why was Mr. Keesing annoyed with Annie? Mr. Keesing Annie से गुस्सा क्यों थे? Mr. Keesing was annoyed with Annie. Mr. Keesing was annoyed with Annie because she was very talkative. How did Valli सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी? वल्ली कैसे सेव करती है रुपए अपनी फर्स्ट जर्नी के लिए? फर्स्ट जर्नी किसके लिए? बस जर्नी। ओके। तो वल्ली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी बाय रेसिस्टिंग, अपने आप को रोक कर, द टेम्पटेशन मतलब जो आकर्षण था, जो अट्रैक्शन था चीज़ों का। बच्चे हैं, उन्हें चॉकलेट अगर देखेगी वो लेंगे, टॉयज़ देखेंगे वो लेंगे, बट टेम्पटेशन कौन सी चीज़ें रोकने के लिए? टू बाय टॉयज़, बलून्स, पेपरमिंट्स एंड सो ऑन। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू हर, है ना, इसलिए हम लोग कह सकते हैं उसने इनको सेव किया। अकॉर्डिंग टू बुद्धा, हाउ कैन वन अटेन पीस ऑफ माइंड? बुद्धा के अकॉर्डिंग, बुद्ध जी के अकॉर्डिंग, हाउ कैन वन अटेन पीस ऑफ माइंड? कोई व्यक्ति, कोई इंसान कैसे प्राप्त कर सकता है पीस ऑफ माइंड मतलब दिमाग की शांति? तो हम बताएंगे अकॉर्डिंग टू बुद्धा, वन हु गेट्स रिड ऑफ ग्रीफ एंड कंप्लेंट मतलब वो किस चीज़ से? दुखों से, ग्रीफ से हट जाए, कंप्लेन करना छोड़ दे, कैन अटेन पीस ऑफ माइंड। वन हु गेट्स रिड ऑफ ग्रीफ एंड कंप्लेंट, अगर मतलब कोई दुख होना छोड़ दे, कंप्लेन करना छोड़ दे, तो वो क्या कर सकता है? पीस ऑफ माइंड अटेन कर सकता है, गेन कर सकता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स एनी 2। यू हैव मीन्स 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं, उनमें से आपको कितने करने? एनी 2। वॉट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? वॉट डज द पोइट से हैज़ चेंज हिज मूड? डस्ट ऑफ स्नो क्या है और वॉट डज द पोइट से हैज़ चेंज हिज मूड, उसका मूड मतलब किस तरह से चेंज हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का है आंसर, 12 का ए। द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स और फ्लैक्स ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? इसका मतलब है फाइन पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण होते हैं या फिर फ्लैक्स होते हैं, फाइन पार्टिकल्स और फ्लैक्स ऑफ स्नो। ठीक, तो डस्ट ऑफ स्नो हो जाता है। और हमें क्या बताना है कि चेंज कैसे हुआ? तो ही फेल्ट रिफ्रेश्ड, उसने महसूस किया रिफ्रेश्ड एंड वांटेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे। वो पूरा अपना टाइम बर्बाद कर रहा था, लेकिन जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरी हेमलॉक ट्री से, तो फिर वो उससे मतलब रिफ्रेशमेंट हो गया उसका, और वो क्या चाहता था? अब जो बाकी बचा हुआ टाइम था वो एंजॉय करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द थीफ अप्रोच्ड हिम? तो अनिल क्या कर रहा था? तो वैसे आपको याद है कि वो मैच देख रहा था, तो यहाँ से कैसे कर सकते हैं? अनिल वॉज वॉचिंग मैच when the thief approached him. What story did the lady tell Horace Denby to get the
ज्वेल्स, इसका आंसर थोड़ा बड़ा भी होगा, इसको दो तरह से बताते हैं ना। ठीक, ये है आपका क्वेश्चन। व्हाट स्टोरी डिड द लेडी टेल हॉरेस डन बाय टू गेट द ज्वेल्स? शी, आप लेडी भी कर सकते हैं, टी कैपिटल हो जाएगा, द लेडी। ओके, द लेडी टेल्स द स्टोरी दैट शी इज़ द वाइफ ऑफ द ओनर। शी इज़ द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द दैट हाउस। मतलब जो वो है खुद, वो क्या है? वाइफ है ओनर की, उस घर की। ओके, शी टेल्स दैट शी इज़ द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ दैट हाउस एंड हिज हस्बैंड विल रिटर्न सून। उसके हस्बैंड जल्दी ही आएंगे। हर आएगा बेटा यहाँ, हर हस्बैंड विल रिटर्न सून एंड शी हैड लॉस्ट द की। और उसने क्या कर दिया? खो चुकी है वो। शी हैड लॉस्ट द की ऑफ द लॉकर इन विच, लॉकर में क्या है? इन विच ऑल हर ज्वेलरी वॉज केप्ट, उसकी ज्वेलरी रखी हुई है। एंड इफ हर हस्बैंड विल सी दैट शी हैड लॉस्ट the key, then he will become angry. And also she tells Horace that she cannot break the locker, and hence इस तरह से she tells Horace to help her in opening the locker, then only she will allow him to go, otherwise she will call to police. आप इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? she tells that she is the wife of the owner of this house and she had lost her keys, so she wants to open the locker, and hence she tells Horace to help her in opening the locker, then only she will allow him to go, otherwise she will call to police. इसको आप मतलब अगर 3 नंबर में आ जाए तो ये वाला आंसर दे देंगे, अगर 2 में आएगा तो कट करके आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो। tells that she is the wife of the owner of that house and her husband will return soon. She had lost the key of the locker, so she wants to open the locker and asked for help. Okay, next है आपका क्वेश्चन। बेकिंग वॉज कंसिडर्ड, ये देखिए 14 जो क्वेश्चन है उसमें और करके दिया है, आपको ये करना है, यहाँ पर ये करना है, और 75 वर्ड्स में लिखना है 3 मार्क्स के लिए। बेकिंग वॉज कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट एंड प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज। एक्सप्लेन कीजिए, या फिर हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। बेकिंग, एक सेकेंड, डिस्क्राइब। ओके, ये आंसर यहाँ है। बेकिंग 14 का ए, बेकिंग वॉज कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट या फिर इसेंशियल। आपके क्वेश्चन में अगर इम्पॉर्टेंट है तो इम्पॉर्टेंट लिखेंगे, इसेंशियल है तो इसेंशियल। बेकिंग वॉज कंसिडर्ड मतलब बेकिंग को समझा जाता था एक इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन, बिकॉज मैरिज गिफ्ट वर मीनिंगलेस। जो शादी में गिफ्ट दिए जाते थे वो मीनिंगलेस होते थे अगर विदाउट अ स्वीट, अगर उसमें कोई स्वीट नहीं है, जिसको क्या जानते, नोन एज द बोल, BOL एक स्वीट का नाम है जो ब्रेड से बनती है। फिर से देख लेंगे, बेकिंग वॉज कंसिडर्ड, बेकिंग को समझा जाता था, एन इम्पॉर्टेंट, एन इसेंशियल। अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में है तो आप इम्पॉर्टेंट लिखेंगे, इसेंशियल है तो इसेंशियल। एन इसेंशियल प्रोफेशन, व्यवसाय, क्योंकि बिकॉज मैरिज गिफ्ट्स, जो मैरिज शादियों में गिफ्ट दिए जाते थे, वर मीनिंगलेस विदाउट अ स्वीट नोन एज द बॉल। ठीक है, बॉल, सपोज क्वेश्चन आ जाए स्वीट मेड बाय मेड विद ब्रेड इज कॉल्ड बॉल, एंड व्हाट इज बॉल? बॉल क्या है? बॉल इज अ स्वीट मेड विद ब्रेड। द लेडी ऑफ द हाउस हैड टू प्रिपेयर सैंडविचेस। जो कोई लेडी होती थी उस हाउस की, जहाँ पे शादी वाली बात हो रही है ना, द लेडी ऑफ द हाउस हैड टू प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन हर डॉटर्स एंगेजमेंट। किसी के यहाँ अगर एंगेजमेंट है, डॉटर्स की एंगेजमेंट है, सगाई है, तो उस घर की लेडीज़ को क्या बनाना पड़ता था? सैंडविचेस। केक्स एंड
बॉलिन हैज़, ये दोनों चीज़ें बता दी है ना, केक्स एंड बॉलिन हैज़ वर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल। अगर क्रिसमस है या कोई दूसरा भी फेस्टिवल है तो वहाँ पे केक्स एंड बॉलिन हैज़ बहुत ज़रूरी होते हैं। एंड येस, दूसरा भी क्वेश्चन ये है ना कि ये प्रॉफिटेबल कैसे है। येस, बेकिंग वॉज रियली अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, क्योंकि एज द ब्रेड वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फूड ऑफ द गोवन पीपल। जो गोवा के लोग हैं उनके लिए मतलब बेसिक फूड क्या है, ब्रेड। द बेकर्स अर्न वेल, जो बेकर्स हैं वो क्या अच्छा कमाते हैं। एंड केप्ट सर्वेंट, अच्छा कमाते हैं तभी तो सर्वेंट रखते हैं, केप्ट सर्वेंट। देयर फैमिलीज लुक्ड हैप्पी, और उनकी जो फैमिली, बेकर्स की जो फैमिली होती हैं वो कैसी दिखाई पड़ती हैं, हैप्पी एंड प्रॉस्परस, हेल्दी वेल्दी और प्रॉस्परस मतलब इस तरह से दिखाते हैं। दे नेवर स्टार्व, वो कभी भुखमरी से नहीं रहते हैं, मतलब उन्हें वो कभी सफ़र नहीं करते स्टार्विंग को। ठीक, फिर से देख लेते हैं। बेकिंग वॉज कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट और इसेंशियल प्रोफेशन बिकॉज मैरिज गिफ्ट were meaningless without a sweet known as the bowl. The lady of the house had to prepare sandwiches on her daughter's engagement. Cakes and bowling has were a must for Christmas and other festivals. And yes, baking was really a profitable profession as the bread was an important part of the food of the Goan people. The bakers earned well and kept servant. Their families looked happy and prosperous. They never starved. Okay. एंड इसका एक और क्वेश्चन कौन सा है, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। मंडेला की जो हंगर थी फ्रीडम के लिए, उसने किस तरह से मंडेला की लाइफ को चेंज करके रख दिया। इन द बिगनिंग ऑफ हिज लाइफ, किसकी बात हो रही है, मंडेलाज लाइफ, मतलब मंडेला जी की लाइफ के बारे में बात हो रही है। इन द बिगनिंग ऑफ हिज लाइफ मंडेला वॉज नॉट अवेयर अबाउट फ्रीडम, मतलब स्टार्टिंग में मंडेला जो थे वो अवेयर नहीं थे किसके प्रति, फ्रीडम की। इन द बिगनिंग ऑफ हिज लाइफ मंडेला वॉज नॉट अवेयर अबाउट फ्रीडम। लेटर, बाद में, लेटर मतलब बाद में, मंडेला फाउंड, मंडेला ने पाया कि, लेटर मंडेला फाउंड दैट हिज फ्रीडम हैड बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम, कि उनकी जो फ्रीडम है वो ली जा चुकी है उनसे, उनसे मतलब उनकी स्वतंत्रता ले ली गई है। एज अ स्टूडेंट ही वॉन्टेड फ्रीडम, मतलब एज अ स्टूडेंट, जब स्टूडेंट थे वो ही वॉन्टेड फ्रीडम, वो स्वतंत्र होना चाहते थे। ओनली फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए। बट स्लोली हिज ओन फ्रीडम, लेकिन धीमे धीमे उनकी जो खुद की फ्रीडम थी वो क्या हो गई, बिकम द ग्रेटर हंगर, ग्रेटर हंगर बन गई फॉर द फ्रीडम ऑफ इट्स पीपल, ऑफ हिज पीपल, अपने ही लोगों के लिए उन्हें स्वतंत्रता की हंगर हो गई। दिस चेंज हिम कम्प्लीटली, और इस तरह से वो पूरी तरह से चेंज हो गए। मंडेला रियलाइज दैट, उन्हें महसूस हुआ, मंडेला को महसूस हुआ कि हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री इन देयर ओन कंट्री, वो खुद के ही राष्ट्र में, खुद की ही कंट्री में स्वतंत्र नहीं थे। कौन, हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मतलब पूरे सभी लोगों के बारे में बात हो रही है, उनके स्वयं के ब्रदर सिस्टर की बात नहीं हो रही है, कंट्री की, साउथ अफ्रीका के लोगों के बारे में बात हो रही है। ड्यू टू देयर कलर, उन क्या कारण था, उनका कलर, ड्यू टू देयर कलर, द फ्रीडम ऑफ एवरीवन इन हिज सोसाइटी वॉज कर्टेल्ड, मतलब ले ली गई थी, कर्टेल्ड कर दी गई थी। ही ज्वाइन द ANC, अब ANC ध्यान रखना फुल नेम क्या है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ही ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसको फुल में लिखना है, ये जानबूझ के आपको लिखा है जिससे अगर क्वेश्चन अगर आ जाए व्हाट इज ANC इन नेशनल मंडेला के चैप्टर से अगर पूछ लिया जाए तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तो उन्होंने ज्वाइन कर ली कौन सी पार्टी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एंड फॉट फॉर द फ्रीडम, और फ्रीडम के लिए उन्होंने लड़ाई की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम इन अ टाइगर इन द जू। ओके, सो यहाँ पे आंसर, इन द पोएम अ टाइगर इन द जू द पोएट पोर्ट्रेट्स द स्टेट ऑफ माइंड, क्या पोर्ट्रेट करते हैं, क्या शो करते हैं, दिखाते हैं माइंड का स्टेट, मतलब दिमाग की स्थिरता को, ऑफ अ कैप्टिव टाइगर,
एक पकड़ा हुआ कैप्टिव टाइगर का। ही कंपेयर्स, और कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, इट्स लाइफ, उसकी लाइफ को, एक कैप्टिव टाइगर है जिसको केज में बंद कर लिया गया है, और उसकी लाइफ को कंपेयर करते हैं इन द जू, जो जू में है, टू इट्स लाइफ इन द वाइल्ड। देखिए फिर से देख लेते हैं। इन द पोएम अ टाइगर इन द जू, द पोएट पोर्ट्रेट्स द स्टेट ऑफ द माइंड ऑफ अ कैप्टिव टाइगर। कैप्टिव टाइगर के माइंड के बारे में पोर्ट्रेट करते हैं, दिखाते हैं, शो करते हैं। ही, यहाँ पोएट से मतलब है पोएट, कंपेयर्स करते हैं इट्स लाइफ, इट्स किसका, केज्ड, इट्स लाइफ, इसकी लाइफ को, इन द जू टू इट्स लाइफ इन द वाइल्ड, मतलब जंगल में, इन द फॉरेस्ट लिख सकते हैं ना, जू के टाइगर को, और वाइल्ड एनिमल मतलब इन द फॉरेस्ट कर देते हैं इसको, फॉरेस्ट है ना। एम्फासाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइल्ड एनिमल बीइंग इन देयर नेचुरल हैबिट, और इससे क्या कर रहे हैं वो, एम्फासाइज कर रहे हैं, बता रहे हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जो जानवर होते हैं, बीइंग इन देयर नेचुरल हैबिटेट, कि जहाँ की मतलब वो नेचुरली जहाँ रहते हैं उन्हें वहीं रखना चाहिए। द पोएट ब्यूटिफुली हाईलाइट्स डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम एंड कैप्टिविटी, यहाँ पे भी क्या दिखाया है, फ्रीडम को और कैप्टिविटी। भाई यहाँ पे उन्होंने मतलब जू के अंदर रख दिया किसको, टाइगर को, और वहाँ उसकी फ्रीडम, जंगल में जिस तरह से रहता है उसकी फ्रीडम को शो किया है। सो केजिंग हाउ एवरी लिविंग बीइंग हैज़ अ नेचुरल इंस्टिंक्ट फॉर फ्रीडम। फिर से देख लेते हैं। इन द पोएम अ टाइगर इन द जू, द पोएट पोर्ट्रेट्स द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अ कैप्टिव टाइगर। ही कंपेयर्स इट्स लाइफ इन द जू टू इट्स लाइफ इन द फॉरेस्ट, emphasizing the importance of wild animals being in their natural habitat. The poet beautifully highlights difference between freedom and captivity, showcasing how every living being has a natural instinct for freedom. Okay, next question है. According to Robert Frost, what are the two different views about the end of the world? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग दो व्यूज़ कौन से हैं जो वर्ल्ड को एंड करने के लिए बताए हैं। तो क्वेश्चन का आंसर है आपका 15 का। द फर्स्ट व्यू अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज दैट पीपल शैल बी बर्न्ड इन द फायर इन द एंड ऑफ द वर्ल्ड। द अदर व्यू बिलीव्स दैट पीपल शैल बी डन अवे with through the use of ice. In both the accounts, the end of the world shall come with जजमेंट ऑफ दोज हु डिड रॉन्ग इन द वर्ल्ड। फर्स्ट व्यू क्या बताया है, पीपल शैल बी बर्न्ड इन फायर इन द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो लोग होंगे वो क्या हो जाएंगे, बर्न्ट हो जाएंगे, जल के नष्ट हो जाएंगे इन द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और अदर दूसरा व्यूज़ क्या कहता है, ये ऐसा माना जाता है कि पीपल शैल बी डन अवे विद थ्रू द यूज़ ऑफ आइस, आइस से मतलब ये उनका डिस्ट्रक्शन निश्चित है। इन बोथ द अकाउंट्स, दोनों ही बातों में, द एंड ऑफ द वर्ल्ड शैल कम विद जजमेंट ऑफ दोज हु डिड रॉन्ग इन द वर्ल्ड। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, बच्चे ने लिखा है बहुत अच्छा, देखते हैं क्या लिखा है। According to Frost, the following two different views about the end of the world are: first, if the sun gets so hot that it burns, there will be fire everywhere and it would lead to destruction. Second, if it grows colder, there will be ice everywhere on earth and life in any form would not be able to sustain in such लो टेम्परेचर। मीन्स क्या बताया है यहाँ, फायर को डिज़ायर और आइस को हेट के सिंबल को लेके, मतलब हेट और डिज़ायर ले लिया। डिज़ायर को हमने क्या बोल दिया, डिज़ायर मतलब हो गया यहाँ पे आपका फायर, कि मीन्स अगर डिज़ायर्स इतनी ज़्यादा होंगी तो भी वर्ल्ड का एंड होगा, और हेट एक दूसरे से अगर घृणा करेंगे तो भी वर्ल्ड का एंड अवश्य ही हो जाएगा। ओके, 16 वाला और रह गया, ये कर लेते हैं ना। Okay, question number 16. Answer the following question in about 75 words.
ये भी आपके 3 मार्क्स के लिए है, ये कीजिए या फिर ये कीजिए। मैं आपको दोनों ही आंसर इसलिए बता रही हूँ, जो आपको कंफर्टेबल हो वो आप तैयार करके लेके आइए। What was the cause of Matilda's ruin? How could she have avoided it? मतलब कौन सा कारण था मटिल्डा की रुइन का या नष्ट होने की, कौन सी रीज़न थी। और हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट, किस तरह से ये अवॉइड कर सकती थी। तो आपको भी पता था वो हमेशा ही अनहैप्पी रहती थी, सेटिस्फेक्शन नहीं रहता था किसी चीज़ से, मतलब हमेशा ही परेशान रहती थी, जो है उसमें खुश नहीं रहती थी। ओके, द कॉज ऑफ मटिल्डाज रुइन वॉज हर डिससेटिस्फैक्शन, मतलब किसी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं थी, डिससेटिस्फैक्शन था। विद वॉट एवर लाइफ ऑफर्ड हर, जो कुछ भी उसे लाइफ ने दिया था उससे, हर चीज़ से वो डिससेटिस्फैक्शन था उसको। शी वॉज ऑलवेज अनहैप्पी, और हमेशा ही वो दुखी रहती थी। शी फेल्ट, वो महसूस करती थी, क्या करती थी कि शी वॉज बॉर्न फॉर ऑल द डेलिकेसीज, शी वॉज बॉर्न फॉर ऑल द डेलिकेसीज एंड लग्जरीज ऑफ लाइफ, मतलब उसे लगता था कि वो सारी दुनिया की जितनी भी डेलिकेसीज हैं, लग्जरीज हैं लाइफ की, वो उसको मिलना चाहिए। शी डिसलाइक्ड बीइंग इन हर करंट सर्कमटेंसेस, और जो उसके पास सामने ही उसकी परिस्थितियाँ थी उसको डिसलाइक करती थी। शी कुड हैव अवॉइडेड, ये सेकंड वाले का आंसर हम दे रहे हैं। शी कुड हैव अवॉइडेड दिस रुइन बाय बीइंग कंटेंट विद वॉट एवर शी हैड, अगर वो अपनी जैसी भी जो उसके पास था उसमें अगर संतुष्ट होती, वो इस रुइन से बच जाती। ओके, लास्ट इसका है, वाई डिड वोली एट फर्स्ट एग्री टू एन अनइक्वल मैच। इससे क्या मतलब है, जो भोली है उसने पहले एग्री कर दिया अनइक्वल मैच, क्योंकि विशंबरनाथ उससे बहुत एज में बहुत बड़ा था, उसने पहले मतलब एग्री हो गई, वो सहमत हो गई कि हाँ चलो शादी करते हैं। वाई डिड शी लेटर, बाद में क्यों रिजेक्ट कर देती है ये मैरिज को। वॉट डज दिस टेल अबाउट हर, ठीक, वॉट डज दिस टेल अबाउट हर, मतलब अब इसके बारे में क्या कहते हैं। 3 क्वेश्चन हो रहे हैं बेटा इसमें, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे। एट फर्स्ट भोली हैड एग्री टू मैरी एन ओल्ड मैन बिकॉज ऑफ हर फैमिलीज ऑनर, देयर बाय पेसिंग हर फैमिलीज इंटरेस्ट ओवर हर ओन, मतलब अपनी फैमिली के ऑनर के लिए, अपनी घर परिवार के लिए वो क्या करती है, एग्री कर लेती है। हाउएवर, बाद में की बता रहे हैं, हाउएवर शी लेटर, बाद में शी रिफ्यूज टू मैरी हिम, मना कर देती है, बिकॉज शी सॉ हाउ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल ही वॉज, मतलब विशंबरनाथ के बारे में बता रहे हैं कि उसने बाद में मना कर दिया क्योंकि वो देखती है कि कितना मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल वह व्यक्ति है जिससे वो शादी करने जा रही है ना। थर्ड जो क्वेश्चन है, व्हाट डज दिस टेल अबाउट हर, दिस टेल अबाउट हर दैट शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हर डिसीजन, अब मतलब वो अपनी टीचर के से इंस्पायर होके उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिसकी वजह से वो अपना खुद का डिसीजन ले पाती है। तो आई थिंक पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया है। जो नहीं समझ में आया हुआ कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।